हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिज। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल होते हैं यानी अनुसूचियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे अपन उनको सबको देखेंगे। फ्रेंड्स, आप यदि इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अपन इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे। तो जो भी अनुसूचियां थी सभी को देखेंगे। तो अभी देखें 12 अनुसूचियां हैं अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो पहले की यदि बात करें तो 8 अनुसूचियां थी। फिर समय के अनुसार क्या है, इसमें कुछ अनुसूचियों को अमेंडमेंट करते हुए इसमें ऐड कर दिया गया। तो उन्हीं अनुसूचियों को भी देखें कब उसमें अमेंडमेंट किया गया और कब उसको जोड़ा गया। तो ये देखते हुए टोटल कितनी हो गई हैं अब 12। तो इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आज है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो सभी को हमारी क्यूकिस टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी से आज एक प्रण ले लीजिए कि आज जो इंडिपेंडेंस डे है आज हम इसमें ऐसा पढ़ लें कि जो भी अभी हम अपनी जो ये पढ़ाई है एक बार ऐसे पढ़ें कि इसको एक बार सिलेक्शन लें और इस पढ़ाई से हम स्वतंत्र हों, ताकि आप हमेशा पढ़ते न रहें। तो इस तरह का आप कुछ प्रण ले लीजिए। चलिए इसी के साथ अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बातें तो हो गई। तो ये है पहली अनुसूची जिसमें बताया गया है कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, यानी इसमें अनुसूची में उन चीज़ों का उल्लेख है जो राज्य हैं उनके नाम वगैरह और उनके जो न्याय हैं कहाँ तक उनका एरिया है वो अपने अंडर में है, उसके बारे में प्रथम अनुसूची में बताया गया है। फ्रेंड्स आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो और इसकी जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राज्य हैं उनके नाम के बारे में आपको यहाँ पे उल्लेख मिलेगा और उनकी सीमाएं कहाँ तक ये राज्य उसका विस्तार है। तो ये आप उसको प्रथम अनुसूची में देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्या है। यहाँ पर आ जाता है सेकंड अनुसूची में जो अधिकारियों हैं उनका वेतन के बारे में बताया गया है। वेतन और भत्ते के बारे में इसका उल्लेख मिलता है अपन को दूसरी अनुसूची में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनका वेतन के बारे में बताया गया है। राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उन्हीं को ही उपराष्ट्रपति के कहते हैं। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तो ये आप देख पा रहे होंगे इन सभी का वेतन के बारे में जो बताया गया है वो अनुसूची नंबर 2 में बताया गया है। तो अब आप देख ही पाएंगे कि इतने सारे लोग हैं, नाम कैसे याद रखें। वैसे आप कई बार पढ़ेंगे तो वैसे तो ये याद हो जाएंगे, इजी है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे आप ज़्यादा चीज़ों को ना पढ़ के कम चीज़ें पढ़ के याद रख सकते हैं। तो एक चीज़ आप देखेंगे इसमें प्रधानमंत्री और जो मंत्री हैं उनके बारे में वेतन के बारे में इसमें उल्लेख नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री हो गए और जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी सैलरी के बारे में नहीं बताया। तो आप इसको अलग तरीके से याद करिए कि जो सीएम वगैरह हैं, पीएम, प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है उनकी सैलरी के बारे में उल्लेख नहीं है इसमें। बाकी जितने भी अधिकारी होते हैं उन सभी की सैलरी इसमें बताई गई है। तो अब यहाँ जैसे सैलरी की बात करें तो राष्ट्रपति की सैलरी कितनी हो जाती, 5 लाख रुपए है इनकी सैलरी प्रति माह। वहाँ पर यदि राज्यपाल की बात करें तो जो राज्यपाल की है वो है 3.5 लाख रुपए। और यहाँ पर जब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं यानी राज्यसभा का सभापति तो उसकी हो जाती है 4 लाख रुपए। और यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस की बात करें तो 2,80,000 रुपये इनकी सैलरी है। और जो वहाँ के जज होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं, उनकी हो जाती है 2,50,000। और जो 2,50,000 वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी होती है। यदि हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भी 2.5 लाख रुपए इनकम होती है मंथली। तो ये याद रखिएगा। और जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, बाकी जज जो चीफ जस्टिस के अलावा बाकी जज होते हैं उनकी होती है 2,25,000 रुपये। और यदि अपन कैग की बात करें यानी नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की तो इनकी होती है 2.5 लाख रुपए। अब बाकी जैसे ये है इंग्लिश में भी आप इनको पढ़ सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपन जो थर्ड शेड्यूल से क्या है, थर्ड शेड्यूल्स में क्या बताया गया है। तो तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची में क्या है, जो उम्मीदवार हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी और उसका प्रतिज्ञान के रूप में इसके बारे में बताया कि शपथ और प्रतिज्ञान यानी प्रतिज्ञा के बारे में आपका उल्लेख है। कौन कौन इसमें शपथ लेंगे इन सभी चीज़ों को अपन देखेंगे। तो आप यहाँ देख पाएंगे संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी,
संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहाँ भी आप देखेंगे बहुत सारे नाम हैं। अपर पर उनको देखें जैसे जिनकी शपथ नहीं होती, तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के बारे में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कहाँ पे उल्लेख है, तो ये आप बता सकते हैं कि तीसरी अनुसूची में उसका उल्लेख नहीं है। तो ये तीन याद रखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। बाकी संघ के मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री, इसी में प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, जो संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, तो यहाँ पर उनको भी शपथ दिलाई जाती है। जैसे आपने कोई सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोकसभा के लिए सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे, तो जैसे ही आप जिला कलेक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको जब फॉर्म देगा, तो फॉर्म भरने के बाद क्या है, जब आप सबमिट करेंगे तो आपको वो एक शपथ दिलाएंगे। तो ये शपथ का उल्लेख भी आपको तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। बाकी संसद के सदस्य जो निर्वाचित होकर लोकसभा में जाते हैं, उनको अलग शपथ होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वैसे आप जानते होंगे, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक ये भी आप जानते होंगे। राज्य मंत्री के आने का मतलब जो राज्य मंत्री होते हैं, आपने पढ़ा हुआ कैबिनेट मंत्री होते राज्य मंत्री, तो उनकी शपथ का भी उल्लेख तीसरी अनुसूची में। अब जैसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, ये भी चीज़ वही हो जाती है। जब आप विधानमंडल की बात करते हैं यानी विधायक की बात करते हैं, तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें भी आपको एक शपथ दी जाती है, तो उसी का उल्लेख इसी में है, तीसरी अनुसूची में। राज्य के विधानमंडल के सदस्य ये भी हो गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं फोर्थ शेड्यूल क्या है। ये है अपने इंग्लिश में भी। फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपन चौथी अनुसूची, जिसमें क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन है। यानी किस राज्य में जो राज्यसभा सीटें होती हैं, आपने पढ़ा होगा राज्यसभा सीटें होती हैं, हर स्टेट की अलग अलग राज्यसभा सीटें हैं। और हर स्टेट में अभी मिनिमम, हर स्टेट में राज्यसभा सीटें जितने भी स्टेट हैं, तो वहाँ पर तो उनका जो आवंटन कैसे बंटवारा करना सीटों का, तो वो अपन चौथी अनुसूची में उसके बारे में अपन ने उसका उल्लेख किया है। जितने भी राज्य हैं केंद्र शासित, तो सब मिनिमम एक राज्यसभा सीट तो होगी ही हर राज्य में। कुछ यूनियन टेरिटरी होती, तो वहाँ पर क्या है, शासन नहीं होता, तो वहाँ पर राज्यसभा सीटें नहीं होती हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सी अनुसूची है। तो पांचवी अनुसूची आ जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। तो यहाँ पर जो पांचवी अनुसूची है, यहाँ पर बताया गया पांचवी अनुसूची में क्या है कि जो जनजाति वगैरह क्षेत्र होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग रहते हैं वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, तो उन्हें क्या है, विकास से मतलब जो रहता है कि उन्हें जो शहरीकरण है उनसे न जोड़ के वहीं पर उनके रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए क्या है, वो जो अपने धार्मिक चीज़ें उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो वहीं पर उनको नियंत्रण, उनकी सुविधा देने के हिसाब से ये अनुसूची बनाई गई है। तो अब बहुत से राज्य हैं, वहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं और अनुसूचित अनुसूचित लोग पाए जाते हैं। उन्हीं के बारे में इसका उल्लेख किया कि वहाँ पर कैसा प्रशासन किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए, उनकी जो धार्मिक चीज़ें उनको हानि न पहुँचे। अब जैसे कई लोग हैं जंगल को काट रहे हैं, इन सभी की चीज़ों को देखते हुए ये उनके बारे में पांचवी अनुसूची में किया गया है। अब छठवीं अनुसूची को देखें, तो छठवीं अनुसूची में भी ये देखेंगे आप, इसमें भी जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। पर इसमें अंतर क्या हो जाता है, पांचवी और छठवीं में अंतर क्या है। पांचवी में क्या था, सभी राज्यों में था जितने भी आपने देखा होगा, लेकिन छठी अनुसूची में क्या है, विशेष राज्यों को अलॉट किया गया कि वहाँ के लिए बस ये जनजाति क्षेत्र वहाँ के प्रशासन के बारे में बताया गया है। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स आपने इसके लिए बहुत सी ट्रिकें भी पढ़ी होंगी, जैसे एटीएम मनी, इससे आप याद कर सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसमें क्या है, आप कितनी भी ट्रिक याद करें, कभी ना कभी कंफ्यूजन आ जाती है कि कैसा क्या है। तो अपन इसको एक अलग तरीके से देखते हैं, अपन इसको मैप से समझते हैं, ताकि आपको ये मैप है आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। क्या है, जो देख सकते हैं चीज़ें वो ज़्यादा माइंड याद रखता है। तो जैसे आप देखेंगे, ये हो जाता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये देखेंगे चारों जो हैं वो लगे हुए हैं बांग्लादेश से।
तो ये बांग्लादेश से आपको टच करते हुए समझ में आ रहे होंगे। तो ये चारों जो बांग्लादेश से लगे हैं वहीं जो है छठी अनुसूची में रखा गया है। ये मैप आप अच्छे से माइंड में अपने बैठा लीजिए। रेगुलर आप देखेंगे असम, असम के नीचे मेघालय, मेघालय के नीचे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाजू से आप जब देखेंगे तो मिजोरम। तो कई लोग क्या है बच्चे मणिपुर लगा देते हैं, क्योंकि वो ट्रिक में ऐसा बैठ जाता है एम से क्या आएगा मणिपुर की मिजोरम, क्योंकि दोनों ही हैं जो एम से स्टार्ट होते हैं और दोनों ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो जाते हैं। आप मैप से याद करिएगा। तो एक बार और देख लेते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हैं अपने स्टेट जिसमें छठी अनुसूची में रखा गया है। इनको जनजाति जो एरिया है इनके प्रबंधन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में देखा जाएगा यहाँ के। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपन सातवीं अनुसूची, देखते हैं सातवीं अनुसूची में क्या है। तो सातवीं अनुसूची में बताया गया है कि जो विषय हैं संघ सूची विषय यानी यूनियन विषय हैं, और जो स्टेट सूची यानी स्टेट के जो विषय हैं उनके बारे में देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ें को सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी, कौन सी चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी, इनके बारे में बताया गया है। और इसमें क्या है आप देखेंगे तीन तरह की सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में उन चीज़ों को रखा गया है जो जिसमें सेंट्रल और राज्य दोनों ही परामर्श करके निर्णय लेंगी। तो इसके बारे में आप देखते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जो संघ सूची यानी यूनियन जो शेड्यूल लिस्ट है उसमें कितने विषय थे। जब आप देखेंगे जब संविधान बना था तब उसमें 97 थे, पर अभी उसमें क्या है 100 विषय बना दिए गए हैं, 100 सब्जेक्ट हो गए हैं उसमें। और यहीं पे देखें यदि राज्य सूची में, तो वहाँ पर जब पहले की बात करें तो 66 थे सब्जेक्ट, और अब हो गए हैं इसमें 61। और यहीं समावर्ती सूची की बात करें यानी कॉन्करेंट लिस्ट में, तो यहाँ पर 47 विषय थे पहले, और अब हो चुके हैं 52 विषय। तो फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं, इसमें 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था जिसको अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो उसी में क्या था कि जो राज्य सूची थी उसकी 5 लिस्ट से निकाल कर उनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। इसी का यहाँ पर 47 से 52 हो गई, और जो राज्य सूची है वो 66 से 61 हो गई। तो ये याद रखिएगा, जो सातवीं अनुसूची थी उसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसमें भी संशोधन किया गया था। तो ये याद रख सकते हैं। और एक तरह की और अनुसूची शक्ति होती है जिसको अपन बोलते हैं अपशिष्ट शक्ति। इसमें क्या रहता है, केंद्र सरकार ही निर्णय लेती है, जिसको अपन रेसिड्यूसरी पावर के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे रहते हैं जो इन सब्जेक्टों से बाहर रहते हैं, तो उसमें कौन निर्णय ले, तो इसी के तहत उनको इसी में रखा जाता है, अपशिष्ट सूची में बोल सकते हैं आप। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है। फ्रेंड्स बाकी समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अपन अपनी जो नेक्स्ट सूची क्या है, वो आ जाती है अपनी 8 यानी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो संविधान में जितनी भाषाएं मान्यता दी गई हैं वो हैं 22 भाषाओं को अभी तक संविधान में मान्यता मिली है। तो यदि पहले की बात करें तो उसमें 14 भाषाएं थी, फिर समय के अनुसार क्या है उसमें कुछ भाषाओं को ऐड और किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें 22 भाषाएं, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। तो ये भाषाएं थीं। अब इसमें क्या है कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई, इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें क्या है 21वें जब संशोधन किया गया था 1967 में, तो इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं 1967 में 21वें संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद क्या है जब 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, तो उसमें 3 लैंग्वेज को और जोड़ा गया, जिसमें क्या हो जाती है कोंकणी और मैथिली, सॉरी कोंकणी, नेपाली और मणिपुर। ये आपको देख पा रहे होंगे, कोंकणी ये हो जाती, मणिपुर और नेपाली, ये 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया 1992 में, जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था। फिर क्या है 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, तो उसमें जोड़ी जाती हैं 4 लैंग्वेज, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। तो आप जैसे अब देख पा रहे होंगे जो बोडो लैंग्वेज है वो कहाँ पर बोली जाती है, असम पे, और जो डोंगरी लैंग्वेज है वो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और जैसे बाकी सब्जेक्ट बाकी लैंग्वेज है वैसे तो आप समझ पा रहे होंगे। जैसे संताली की बात करें तो संताली क्या है, ये बिहार जैसे इलाके में बोली जाती है। और मैथिली की बात करें तो ये भी बिहार के आसपास के एरियो में बोली जाती है, तो याद रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्या है, जैसे ये तो आपने क्वेश्चन के हिसाब से हो गए, अब थोड़ा अलग
इससे और चलते हैं। जैसे आप देखेंगे ये 22 लैंग्वेज हो जाती हैं यहाँ पर। जब यदि इंडियन यूनियन है 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, यानी राजभाषा के रूप में अपन यूज़ करते हैं। और 22 भाषाओं में अपन देखें तो इंग्लिश को है जो 22 मतलब राजभाषा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन में कई बार आपको इंग्लिश दे देगा, जैसे भोजपुरी, राजस्थानी। तो ये एक तरह की, जैसे अंग्रेजी तो भाषा है इंग्लिश, जैसे भोजपुरी और राजस्थानी ये बोली हैं, तो आप इनको भाषाओं में ना समझना, ऐसे ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो ये जैसे राजस्थानी अक्सर पूछ लिया जाता है, राजस्थान, भोजपुरी, ये इस तरह की। आप यहाँ पर देखेंगे 4 क्लासिकल लैंग्वेज भी है। इसमें कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु, ये क्लासिकल लैंग्वेज कहलाती हैं। क्या है, इसमें साहित्य वगैरह लिख सकते हैं, इन्हें साहित्यिक लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो ये 22 अपनी जो राजभाषाएं हैं जिसमें आप देख सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, और 2 हैं जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। और यदि आप देखें तो अपनी अभी नेशनल लैंग्वेज के तौर पर कोई सी अभी लैंग्वेज अपन ने अलॉट नहीं की कि अपनी कोई अपनी राष्ट्रीय लैंग्वेज हो। अभी तक किसी को अपन ने मान्यता नहीं दी है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, जो हिंदी इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा के, और राष्ट्रीय भाषा अपनी अभी कोई नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट कौन सी अनुसूची है, तो आ जाती है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची को क्या है, ये पहले नहीं थी, इसको संशोधन करके जोड़ा गया। और बता दूं ये पहला संशोधन था कॉन्स्टिट्यूशन में, तब इसको जोड़ा गया था। और ये जोड़ा गया था, फर्स्ट संशोधन जब हुआ था 1951 में संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या है, भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन, यानी इसको ख़त्म करने के लिए इस अनुसूची में डाला गया था इसको। जो भू सुधार होते हैं यानी जमींदार होते हैं, आप देखोगे पहले गांव में जमींदार लोग रहते थे जिनके पास ज़मीन आप गिरवी वगैरह रख सकते थे। तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं प्रथा को ख़त्म करने के लिए इस अनुसूची में, इस मामले में रखा गया था। तो यदि देखें तो इसमें वर्तमान में 282 केसेस, मतलब 282 सब्जेक्ट हैं। अब बढ़कर इसमें 284 हो गए हैं वैसे, समझे। तो इसमें 284 केस हैं। पहले क्या था, यदि इसमें जो अनुसूची में आपने जो सब्जेक्ट डाल दिए उसमें आप जस्टिस रिव्यू नहीं ले सकते, कहने का मतलब आप उसमें कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे कि ये ऐसा चीज़ें हो रही हैं। पर क्या है, समय के अनुसार बहुत सी चीज़ों को संशोधन करना पड़ता है। तो 1973 में आपने केशव चंद नंद वाला जो केस हुआ था उसमें आपने जाना होगा। तो उसमें क्या था, उसमें और संशोधन किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया 1973 के बाद, जो भी केस, मतलब 1973 के बाद जो भी केस हुआ था, फिर 1975 के बाद जो भी इसमें कानून सम्मिलित किए जाएंगे उसकी क्या है, न्यायिक समीक्षा की जाएगी। यानी एक बार जस्टिकल रिव्यू लिया जाएगा कि क्या ये सही है या नहीं है, उसके बारे में आप कोर्ट में अपील कर सकते थे। तो जो उसके पहले जो केस थे, मतलब जो उसमें विषय थे, आप उसमें जस्टिस रिव्यू नहीं ले सकते। बाकी जो 1975 के बाद जो इसमें ऐड हुए उनमें आप ले सकते हैं, तो ये याद रखिए। ठीक है फ्रेंड, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, और भी डिटेल्स दी गई हैं। तो जो चीज़ इसको मैं समझाने था आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर 284 हो चुके हैं अभी सब्जेक्ट में, जो इसमें अधिनियम है इस 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो ये याद रखिए, एक क्वेश्चन आता है इसमें, पूछा भी गया था। चलिए अब देख लेते हैं अपन 10वीं अनुसूची में क्या है। तो अपन आ जाते हैं अब 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची क्या है, दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है इसको, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ इसके नाम से भी जाना जाता है। तो इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो इसमें क्या है, ये जो 52वां संशोधन किया गया था उसके बाद इसको ऐड किया गया था 10वीं अनुसूची, 1985 में इसको ऐड किया गया था। तो आपको याद है 9वीं अनुसूची कब संशोधन हुआ था, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसमें जोड़ा गया। और 10वीं को जोड़ा गया 52वां संशोधन 1985 में, दल बदल। क्या था 1975 में ये चीज़, जब 85 के आसपास क्या था कि जो सरकारें थी, जब आप जनता वोट देती थी तो लोग क्या करते थे, जैसे जीते भाजपा के लोग जीते तो कांग्रेस में मिल गए, कांग्रेस के लोग जीते तो भाजपा में मिल गए। इस तरह से क्या है, पार्टियां एक दूसरे से सही मेल भाव नहीं हो पा रहा था, और जो विधायक थे, संसद थे, वो एक दूसरे की पार्टी में जा रहे थे। तो जनता जिसमें विश्वास कर रही थी उसमें सही तरीके से वो निर्णय नहीं हो पा रहा था। जनता एक तरह से समझ नहीं पा रही थी किसको क्या करें, लोग अपने तरीके की मर्जी कर रहे थे। तो इसी तरह क्या है, राजीव गांधी की सरकार के समय उन्होंने एक संशोधन किया जिसको अपन दल बदल संशोधन के नाम से जानते हैं, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से, जो 1985 में किया गया था। तो इसमें क्या है, अभी जैसे आप देखेंगे कि जो यदि आप यदि किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो आपकी जो सदस्यता है वो ख़त्म हो जाएगी।
तो इस तरह के कुछ नियम बनाए गए थे, जैसे पर आप देख पाएंगे अभी भी उतने सख्त नियम नहीं है कि आप इसका पालन करें। आजकल लोग फिर भी जा रहे हैं, जैसे आपने अभी एमपी का केस ही देखा होगा, लोग आजकल रिजाइन दे के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा और सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि जनता सही तरीके से जिसको चुन रही है, आप उसमें विश्वास करके आपने उसको वोट दिया, तो वो उस तरीके का उसका फ़ायदा ना उठा सकें। इसमें और अभी उसमें और अपडेट होना चाहिए इस तरह की से। चलिए, बाकी ये तो सोशल मुद्दा हो गया, अपन अपने इसको देखते हैं पढ़ाई से रिलेटेड क्या है। तो ये चीज़ हो गई। अब अपन आ जाते हैं अपनी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें क्या है, पंचायत की शक्ति और अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। तो जो 11वीं अनुसूची है, इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जो संविधान संशोधन किया गया था 73वां 1992 में, तब इसको जोड़ा गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिए, 1992 में संविधान संशोधन में जोड़ा गया था पंचायती शक्तियों के बारे में। इसमें पूरी शक्ति के बारे में बताया, पंचायत के बारे में। और इसमें जो विषय हैं, उसमें 29 विषयों के बारे में उल्लेख मिलता है इसको अपन को। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बनता है, आपको ऐसे कई बार आता होगा कि जो संविधान संशोधन है अधिनियम कब लागू किया गया, तो आप उसको करिएगा 24 अप्रैल 1993, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और यदि जोड़ा कब गया था, तो ये जोड़ा गया था 1992 में। तो ये दो क्वेश्चन आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं। यदि आपसे जोड़ा जाए का पूछा जाए तो 1992, और लागू करने के लिए पूछा जाए तो 1993 है। 24 अप्रैल को किया गया था। इसी का अपन पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं 24 अप्रैल को। अब इसी तरह अपन 12वीं अनुसूची की बात करें, तो 12वीं अनुसूची भी 1992 में ही जोड़ी गई थी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 1993 में, 1 जून 1993 में इसका इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये अपना 74वां संविधान संशोधन हो जाता है। तो 73वें में अपनी 11वीं, और 74वें में अपनी 12वीं। तो ये याद रखिए, इसको भी 92 में जोड़ा गया और लागू किया गया 93 में। इसमें विषय की बात करें तो 18 इसमें विषय हो जाते हैं। तो ये इतना टॉपिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ पूरी समाप्त हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और हमारे क्यूके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे और सोशल नेटवर्किंग हैं, जैसे फेसबुक, तो आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमें इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें इसमें मैसेज करिए। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, हम आपको उसमें भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें डेली क्यूज़ वगैरह की जाती हैं, और आपके जो डाउट हैं वो हमें इसमें शेयर कर सकते हैं आप हमसे। तो और इंस्टाग्राम में भी आप ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको डेली कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्यूज़ वगैरह कराई जाती हैं। और टेलीग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिए जाते हैं डेली वन लाइनर के रूप में, जो आपकी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आप सभी इन सोशल नेटवर्किंग से ऐड हो जाइए, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, इन सभी की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर तो कर ही देंगे। चलिए, तो आज हम इस वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।